नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को एनडीआरएफ द्वारा आयोजित तीसरे पर्वतारोहण अभियान शौर्य के ध्वजारोहण समारोह में भाग लिया। यह कार्यक्रम देहरादून में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने एनडीआरएफ के पर्वतारोहियों को संबोधित करते हुए उनके साहस और समर्पण की प्रशंसा की। सकुशल इस यात्रा को पूरा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी इस वर्ष मां गंगा का मायका, जिसको मुखवा को मां गंगा का मायका कहते हैं, मुखवा हर्षिल का प्रवास किया था और कई सारे साहसिक खेलों के प्रतिभागियों को स्वयं वहां से फ्लैग ऑफ करके रवाना भी किया था। बहुत सारे हमारे विभिन्न विभागों के विभिन्न हमारे सशस्त्र बलों के जवानों की जो टुकड़ियों को रवाना किया था, तो वो हमारी जो टुकड़ियां हैं वो हमारा जो पहले इनको पहला गांव नहीं कहा जाता था, जो हमारे सीमावर्ती गांव होते थे उन गांवों को अंतिम गांव कहा जाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब माड़ा गांव में आए थे 2022 में, 21 अक्टूबर 2022 को, उन्होंने माड़ा गांव से ही कहा था कि अब ये माड़ा गांव, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता है, यह भारत का अंतिम गांव नहीं होगा। ये माड़ा सहित जितने भी ऐसे गांव हैं वो भारत के अब पहले गांव के नाम से जाने जाएंगे। पहले गांव से नाम से उनकी जो भी सुविधाएं होंगी, जो भी अवस्थापनाएं होंगी, जो भी विकास के काम होंगे, पहले गांव के रूप में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे ही नेलांग और जतंग गांव के लिए भी उस दिन टोलियों को रवाना किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से हमारे राज्य को साहसिक खेलों और इको टूरिज्म के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसमें अनेक साहसिक खेल हैं और इस बार मैं आपको बताऊं कि जहां हमने हमारे राज्य के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में हमारे टिहरी में और शिवपुरी में और शारदा और काली नदी, जो हमारी भारत नेपाल की सीमा बनाती है, एक बड़ा स्थान है। आप सब लोगों में से अगर किसी ने वहाँ कभी सेवा की हो तो जानते होंगे कि वो काली नदी ही जो है भारत और नेपाल की सीमा को निर्धारित करती है। पीयूष जी, सीमा के इस पार भारत और उस पार नेपाल। तो पहली बार एक रिकॉर्ड बना उस नदी पर रात में रिवर राफ्टिंग की, 38वें राष्ट्रीय खेलों की रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता आयोजित की गई। बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे राज्य में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं और इन संभावनाओं को पर्यटन के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में साहसिक जो खेल गतिविधियां हैं उन सभी को बढ़ावा दे रही है। वर्तमान में हम राज्य में एंगलिंग, राफ्टिंग, कैकिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, साइकिलिंग और माउंटेनिंग जैसी साहसिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। जहां टिहरी झील में प्रतिवर्ष टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का आयोजन कर रहे हैं, वहीं नयार नदी के आसपास नयार महोत्सव द्वारा विभिन्न साहसिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है। साथियों, मुझे आज प्रसन्नता है कि हमारे एनडीआरएफ के जवान आपदा प्रबंधन में भी अपनी सेवाएं देने के साथ साथ इस प्रकार की साहसिक गतिविधियों में भाग लेकर न केवल अपने कौशल का, अपने परिश्रम का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। और मैं आपदा की बात करूं तो मैंने समय समय पर देखा है, चाहे वो रेणी की आपदा हो, चाहे वो माणा की आपदा हो, अभी माणा का एवलॉन्च हो, या 2023 में सिलकेरा टनल की आपदा हो, या किसी समय भी चाहे कोई अतिवृष्टि हो, लैंडस्लाइड हो, हर समय हमारे एसडीआरएफ के साथ
एनडीआरएफ के जवान भी मुझे हर स्थान पर, क्योंकि मैं भी जहां भी आपदा आती है, आप तो खैर उस आपदा को बचाव करने वाले, वहां पर त्वरित रूप से रिस्पॉन्ड करने वाले लोग हैं, लेकिन मेरी भी कोशिश रहती है मैं भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचूं। और आप में से अधिकतर लोग, क्यों गंभीर जी, अक्सर हम लोग जो है आप सब लोगों के बीच में समय समय पर मैं मिलता रहा हूं, इसलिए मैं आप सबको उसके लिए भी बहुत बधाई देता हूं। हमारी सरकार राज्य में आपदा प्रबंधन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। हमारी सरकार इसके लिए जहां एसडीआरएफ को सभी आवश्यक संसाधनों, अत्याधुनिक उपकरणों और नवीनतम तकनीकी से सुसज्जित कर रही है, वहीं जवानों को आधुनिक एवं तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए भी प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना कर रही है। इस दिशा में एसडीआरएफ और पुणे की इंडियन रेस्क्यू एकेडमी के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता भी किया गया है। इतना ही नहीं, हाल ही में केंद्र सरकार के सहयोग से हमारी सरकार ने उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एवं रेजिलिएंट प्रोजेक्ट योजना को भी मंजूरी प्रदान की है, जिसके अंतर्गत लगभग 1480 करोड़ रुपए की राशि का आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। ये सभी प्रयास न केवल हमारे राज्य को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे या सक्षम बनाएंगे, बल्कि राज्य के नागरिकों को और राज्य के नागरिकों के साथ साथ पूरे देश दुनिया से आने वाले हमारे यहाँ तीर्थयात्री, श्रद्धालु, पर्यटक जो आते हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर विकास नगर से है, जहां कूड़ा उठाने वाली महिलाओं ने प्राइमरी स्कूल बाड़वाला के मिड डे मील के खाना बनाने के बर्तनों पर ही हाथ साफ कर लिया। आपको बता दें, गनीमत ये रही कि बगल में काम कर रहे कुछ लोगों ने इनकी हरकतों पर ध्यान रखा और कुछ दूरी पर जाने के बाद इन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद इनके पास मौजूद कूड़ा उठाने के बोरों की तलाशी ली गई तो बोरे के अंदर से 2 बड़े पतीले सहित खाने बनाने के तमाम बर्तन बरामद हुए। वहीं उधर लोगों ने पुलिस को सूचना देकर आरोपी महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उसको फोन करके बोला गाड़ी वालों को जल्दी डिब्बा दिखा। तो भाई, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में HIV संक्रमण के चौंकाने वाले मामले सामने आया, आपको जिससे मीडिया ने अपनी खबर में प्रमुखता से उठाया था। राज्य की राजधानी देहरादून के जिला अस्पताल कोरोनेशन में 1622 मामले HIV के रजिस्टर्ड हुए हैं और अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा है। निश्चित रूप से जनहित का मुद्दा है और इसमें जनहित में अवेयरनेस की कमी, जिसके कारण से अनेक कारण हो सकते हैं, नशाखोरी, नशे के इंजेक्शंस और अन्य चीजों को भी, जो क्योंकि ये कंटिन्यूटेड डिजीज है जो एक से दूसरे को ट्रांसफर होती है, तो किसी का भी इंजेक्शन कहीं लगा और वही नीडल दूसरे के उसमें उपयोग हुई तो दूसरे को हो जाएगा। तो इस तरह का इसके लिए अवेयरनेस की आवश्यकता है और संसद में भी इसका प्रयास करेंगे उठाने का इस मुद्दे को, कि सारे समाज को इसके लिए जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सामाजिक बुराई है। समाज में जिस प्रकार का रहन सहन, जिस कारण से जिन जिन कारणों से HIV होता है, वो कारण सब सामाजिक हैं और सामाजिक अवेयरनेस उसके लिए आवश्यक है। उस पर सरकार भी काम कर भी रही है और तेजी से काम करे। इसके लिए हम संसद के माध्यम से भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सीवर और पेयजल संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु पेयजल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी जनहित के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां धामी सरकार ने प्रदेश में एक बड़ा फैसला लिया। आपको बता दें, अब प्रदेश के मदरसों के सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर का पाठ शामिल किया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। इसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा है कि सेना के शौर्य और साहस का वर्णन होना यह अच्छी बात है और यह प्रेरणा देता है, लेकिन बीजेपी को यह भी बताना पड़ेगा कि अडानी के किस कारोबार की वजह से ट्रंप के दबाव में आकर सीज फायर क्यों किया। साथ ही यह बताना पड़ेगा कि आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने से
पहले पाकिस्तान को सूचना क्यों दी गई। देखिए, अच्छी बात है, सेना के शौर्य साहस का वर्णन होना ये निश्चित ही अच्छा होता है और प्रेरणा देता है। लेकिन साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि अडानी के किस व्यापार की वजह से ट्रंप के दबाव में आकर सीज़ फायर किया और क्यों किया। और ये भी बताना पड़ेगा कि आक्रमण से पहले जब आतंकवादी ठिकानों को बर्बाद करने की कवायद शुरू हो रही थी, उससे पहले पाकिस्तान को सूचना क्यों दी गई। क्योंकि ये सब जानते हैं कि वो जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान से फंडेड हैं, पाकिस्तान की सेना के लिए काम कर रहे हैं। तो सेना उनको क्यों मरने के लिए छोड़ती? क्या वो वहाँ बैठे रहे होंगे कि आज रात को आएंगे और हमको गोले मार के जाएंगे? तो ये जो सूचना दी गई भारत के कुछ लोगों के द्वारा, वो क्यों दी गई, इस बात का भी उत्तर देना चाहिए, इसका भी उल्लेखित होना चाहिए। अब देखिए, एलिवेटेड रोड हल्द्वानी में विधायक वंशीधर भगत, नैनीताल सांसद अजय भट्ट समेत भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों और लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में मिली कामयाबी को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में पूर्व सैनिकों ने जोर शोर से नारों से भारतीय सेना के पराक्रम को लेकर जयकारे लगाए। वहीं सांसद अजय भट्ट का कहना है कि भारतीय सेना विश्व की चौथे नंबर की सेना है। देखिए, आप देख रहे हैं लोगों में जो उनके कायरताना हरकत करी, उसके बाद हमारे देश की सेना ने हमारे प्रधानमंत्री ने जो बदला लिया, इससे लोगों में एक उत्साह है। लेकिन उससे पहले आपने आक्रोश भी देखा होगा, जिस तरीके की कायराना हरकत पाकिस्तान के लोगों ने की, उनकी सेना के लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवादियों को आगे करके की, पूरे देश में एक खून खौला था। और लेकिन जिस तरीके से हमारी देश की सेना ने एक जवाबी कार्रवाई करी और उसको निस्ते नाबूद मिला दिया, उससे आज पूरा देश, पूरा भारतवर्ष खुश है, कहते थे। आज देखो, हजारों की तादाद में आज लोग यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आज हमारे पूरे नैनीताल जिले के गौरव सेनानी यहाँ पर काफ़ी जोश में हैं और हम लोगों ने जो हमारे साथ के जो सेना में बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, उनका हौसला अप करने के लिए हम गौरव सेनानी जो रिटायरमेंट आके फिर हम लोगों ने उनको दिखाने के लिए उनको भरोसा दिलाने के लिए यह रैली निकाली है। इसमें हजारों की संख्या में हमारे गौरव सेनानी यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे अधिकारी साहब लोग और कर्नल जंतवाल साहब और कर्नल रौतेला साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे साथ सभी लोग मिलजुल के हम लोग यहाँ पर पहुँचे। भारत सिंदूर कार्यक्रम बहुत ही सफल हुआ है। उसके लिए सैनिकों के उत्साहवर्धन के लिए, उनको बधाई देने के लिए पूरे देश में ये शौर्य यात्राएं निकाली जा रही, तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही। हम इस रैली के माध्यम से देश के सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं कि उनके कारण हमारा देश सुरक्षित है। और साथ ही हम नरेंद्र मोदी जो माननीय प्रधानमंत्री हैं हमारे, उनको भी धन्यवाद करते हैं कि उनके नेतृत्व में जो मिशन सिंदूर था वो सफल हुआ है। सैनिकों का उत्साहवर्धन उन्होंने इतना किया जिसके कारण आज ये दिन देखने को मिला है। मैं सैनिकों को बधाई देता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ और साथ ही दूर दराज से आए इन सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ कि इस भीषण गर्मी में भी अपने घर का काम छोड़कर सब, देखो महिलाएं आई हैं, पुरुष आए हैं, युवा आए हैं, वृद्ध सैनिक आए, सबको बधाई। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार में कानून व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने के मिशन पर जुटे हैं। तो एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल इसी कड़ी में उन्होंने पथरी थाने का वार्षिक निरीक्षण भी किया, जहां उन्होंने थाना परिसर की व्यवस्थाओं से लेकर तकनीकी सुविधाओं तक का गहन मूल्यांकन किया। तो निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने साफ सफाई, भवन की स्थिति, रिकॉर्ड्स के रख रखाव और अभिलेखों की समयबद्ध एंट्री पर विशेष ध्यान दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का मसूरी पहुंचने पर बीजेपी मंडल द्वारा भव्य स्वागत किया गया है। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। तो ये पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी लश्कर पाकिस्तान बनकर बैठी हुई है, उसे कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के देश के विकास को लेकर किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है।
कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, उन सबका साधुवाद। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते उन सबके उत्साह का भी जो है मैं उसको भी साधुवाद देता हूँ। उत्तराखंड तो जो है भारत की शौर्य बल का सबसे बड़ा प्रतीक है। जब भारत पर बलिदान होने बलिदानियों की संख्या सामने आती है तो सबसे बड़ी संख्या उसमें उत्तराखंड की होती है। आज भी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आदरणीय अजीत डोभाल जी यहीं से हैं, CDS आदरणीय अनिल चौहान जी उत्तराखंड से हैं। तो उत्तराखंड भारत के शौर्य का प्रतिनिधित्व करता है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह सिद्ध किया कि भारत आतंकवाद को उसके सर्वनाश के लिए संकल्पबद्ध है और आतंकवाद का समर्थन करने वाली पाकिस्तान की वायुसेना की 20% जो उसकी क्षमता को नष्ट करने का जो कार्य किया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने यह दिखाया कि हम परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान के घर में घुसकर उसको मारने की ताकत रखते हैं और जो कोई आतंकवाद को पालेगा पोसेगा उसका सर्वनाश करने में हमें जरा भी संकोच नहीं है। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए हमारे जो सांसदों का और विशेषज्ञों का प्रतिनिधिमंडल वो विविध देशों में जा रहा है और वहाँ जाकर पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम करेगा। पहले स्पष्टता से कहा गया था कि हम जो है आतंकवाद पर हमारा 0 टॉलरेंस है और आतंकवादियों को मारे बिना हम शांत नहीं बैठेंगे। तो इसमें इतना देने वाली बात नहीं है। इसमें भारत के शौर्य के प्रति जो है शौर्य को प्रकट करने का हमारा जो मादा है वो है। आदरणीय मोदी जी ने भी कहा था, आदरणीय जयशंकर जी ने भी कहा था, भारत का तो आतंकवाद पर 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। सर, जिस तरीके से नुकसान हुआ है, जो हमारे नुकसान हुआ है, उसको क्यों नहीं बताया जा रहा है कि कितने हमारे यहाँ पर हवाई? अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसलिए अगर कोई क्षति बतानी होगी तो वह सेना बताएगी। पर ऐसे में कांग्रेस लगातार आरोप लग रही है, जो विपक्षी दल है वो घेरने का काम कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। नहीं, कांग्रेस तो लश्कर पाकिस्तान बना बैठा है, तो उसको क्या कहा जाए, वो सुधर जाए, यही उससे अपेक्षा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता सोफिया कुरैशी जैसे पर ये बहुत जो कोई भी सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करे वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को अस्वीकार करती है। और अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, कार्रवाई होनी है, FIR हो गए, ऐसे कार्रवाई नहीं हुई। एक उप मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि सेना नहीं, उन्होंने अपनी बातें वापस ली, उन्होंने कहा सुधार किया, उनकी बातें स्लिप हुई थी। इस तरीके से बयानबाजी नहीं, बिल्कुल बयान वाचालता को भारतीय जनता पार्टी अस्वीकार करती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से एक हैरान कर देने वाली और दुखद खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ रेंज के घने जंगलों में एक नर बाघ ने बाघिन के 2 मासूम शावकों की मौत के घाट उतार दिया है। जहां गश्त के दौरान वन विभाग की टीम को दोनों शावकों के छत शव जंगल के मैगजीन क्षेत्र में मिले हैं, जिनकी हालत बेहद खराब है। हमारी जो कालागढ़ रेंज है उसमें आज सुबह जो हमारी टीम जो थी वो पेट्रोलिंग ले गई, तो उनको वहां पर एक टाइगर कप की जो डेड टाइगर कप था उसके रिमेन्स वहां पर मिले। जब पूरे एरिया की कॉम्बिंग की गई तो एक और टाइगर कप जो था उसके भी जो रिमेन्स थे वहां पर उस क्षेत्र में मिले हैं। तो ये पूरा जो मामला है ये कालागढ़ रेंज की जो मैगजीन सोथ है उसमें जंगल के अंदर ये पाया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी ने खो नदी के किनारे कूड़ा डालना और सुरक्षा दीवार पर अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि कुछ लोग सुरक्षा दीवार पर अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे जन सुरक्षा को खतरा है। उन्होंने अधिकारियों से तुरंत अतिक्रमण हटाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून में एक देश एक चुनाव पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पहल को लोकतंत्र को सशक्त और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के अलग अलग समय पर होने से बार बार आचार संहिता लागू होती है, जिससे राज्य के काम प्रभावित होते हैं। तो वहीं कार्यक्रम में संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष PP चौधरी और बीजेपी के लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी अपने विचार साझा किए, जहां बलूनी ने इस पहल को पारदर्शी, कम खर्चीली और कर्मचारियों के लिए ज्यादा समय देने वाली प्रक्रिया बताया। सर, आज आप उत्तराखंड में 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर आ रहे हैं, किस तरह के सुझाव है सर, क्या कुछ करेंगे? देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन
एक ऐसा चुनाव का रिफॉर्म है कि एक ऐतिहासिक कदम है। पार्लियामेंट के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जेपीसी बनाई गई, जिसमें करीब 41 मेंबर हैं, और ये तय किया गया कि एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में पारदर्शिता रखते हुए सारे राज्यों में जेपीसी जाएं और सभी स्टेक होल्डर्स को, चाहे एग्जीक्यूटिव हों, चाहे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हों, और सभी स्टेक होल्डर्स को सुना जाए, और सुनने के बाद में एक पूरा का पूरा पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन दी जाए। जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी है वो 2 दिवसीय दौरे पे उत्तराखंड आई है, और इससे पूर्व भी महाराष्ट्र में, मुंबई में भी 3 दिन थे, और सब राज्यों में जाकर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो वहाँ के राजनीतिक नेतृत्व है, राजनीतिक दल हैं, साथ ही जो प्रशासनिक लोग हैं, वहाँ के सामाजिक संगठन हैं, तमाम लोगों से, तमाम स्टेक होल्डर से, और राज्यों में जाके वहाँ के जो सेलिब्रिटी भी हैं, जो नॉन पॉलिटिकल है, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, और उनका एक देश एक चुनाव के बारे में क्या सोचना है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, और पूरी कमेटी का, चौधरी साहब का, और जितने भी हमारे मेंबर जेपीसी के यहाँ पहुँचे हैं, मैं सभी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला जो निर्णय है, ये निर्णय हुआ है। इसमें जेपीसी बनी है, लोकसभा में बिल पेश हुआ है, और पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा चल रही है। कल से कमेटी यहाँ आई हुई है, और कमेटी के सामने हमने राज्य में किस प्रकार से चुनाव में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन से जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 माह हमारे लिए वर्षा काल वाले, आपदा काल वाले, ऐसे माह का भी हमने जो है अपने राज्य की जो समस्या है उनको बताई है। और एक देश एक चुनाव होने से निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ देश को भी होने वाला है, और लोकतंत्र का जो एक उत्सव होता है, वो उत्सव सही प्रकार से जनता 5 सालों में एक बार मना पाएगी। तो वहीं कोटद्वार के गाड़ी घाट इलाके में प्रशासन ने एक बार फिर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की है। स्टेडियम के पास सरकारी भूमि पर अवैध झोपड़ियों को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया है। बता दें, इससे पहले प्रशासन ने 2 अवैध कब्जों को भी तोड़ा था। तो वहीं कब्जा खाली कराए जाने के दौरान प्रशासन और अवैध कब्जा धारकों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। जानकारी के अनुसार ये लोग 2023 की आपदा में बेघर हो गए थे और पिछले 2 साल से सड़कों पर अपना जीवन यापन कर रहे थे। झोपड़ियाँ का निर्माण हो रखा था। पिछले दफे भी इसमें 2 झोपड़ियों का ध्वस्तीकरण किया था, जिसके क्रम में अब फिर संयुक्त टीम के द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देश पे 5 झोपड़ियाँ जो हैं जिनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। हाँ, जो भी अवैध निर्माण है उनका चिन्हीकरण किया जाएगा और उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।